हेलो फ्रेंड। रेलवे के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 6/12/2018 में ग्रुप डी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आपका टाइम एंड वर्क पाइप टैंकी से। देखिए क्वेश्चन है, एक दीवार को ब्रजन 12 घंटों में लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लरी पूरी दीवार की पुताई 21 घंटों में कर सकती है। यदि दीवार की पुताई होने से लेकर उसे लाल रंग से रंगने तक ब्रजन और बल्लरी वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए काम करते हैं, तो पूरी दीवार को लाल रंग से रंगने के लिए कितने घंटे लगेंगे। फ्रेंड देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सीरीज में कराया है, जो स्पेशल इसी टाइप पे एक वीडियो है। फिर भी आज मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जब इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए मेरा पेन टिकट टिप है। देखिए, एक दीवार को ब्रिजन और बल्लरी, ब्रिजन को मैं डिनोट करता हूँ BR से, ब्रिजन को मैं डिनोट करता हूँ BR से। इस काम को 12 घंटे में कर सकती है। और बल्लरी को मैं डिनोट करता हूँ B से। अब बल्लरी ये पुताई पुताई मतलब काम को मिटा रहा है। दोनों का मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 84, मतलब दोनों का मल्टीपल। तो ब्रिजन की इफिशियंसी उस 7 की इफिशियंसी से का वर्क करेगा, और बल्लरी -4 की इफिशियंसी से वर्क करेगा। अब फ्रेंड देखिए, मैंने अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बार बार बताया था। जो काम को स्टार्टिंग करेगा अंतिम इफिशियंसी से काम को वही ख़त्म करेगा। मतलब देखिए, 84 वर्क को कराना है और ब्रिजेन आपको काम को स्टार्टिंग कर रहा है, तो आप पहले ही 84 टोटल वर्क में से ब्रिजेन जो काम को स्टार्टिंग कर रहा है उसका मतलब उसका टोटल वर्क को माइनस कर दीजिए, ताकि लास्ट में जो भी वर्क बचेगा उसका इफिशियंसी से आप ब्रिजेन को काम करा दीजिएगा। अब 84 में अगर 7 माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका 77 वर्क। अब फ्रेंड देखिए, 77 वर्क जो आपका बचा ना, इस वर्क को आपको ब्रिजेन और बल्लरी को दोनों को मिलकर कराना है। तो देखिए, फर्स्ट दिन काम करेगा आपका ब्रिजेन, फिर काम करेगा आपका बल्लरी। मतलब देखिए, एक दिन काम कर रहा है आपका ब्रिजेन इस +7 की एफिशिएंसी से, और बल्लरी आपका -4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं दोनों मिलकर 3 वर्क काम कर रहा है। मतलब फ्रेंड देखिए, आप यहाँ से डेट लिख सकते हैं, हमारा 2 आवर में कितना वर्क हो रहा है, 3 वर्क। तो हमें दोनों को मिलकर हमें 77 77 या 77 का मल्टीपल हमें कराना है। अगर हमें 77 अगर पूरा पूरी मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उसका ऊपर आगे का मल्टीपल भी जा सकते हैं। यानी हम 3 से कितना 3 को कितना मतलब 3 से 3 से हम क्या करें, जो हमें 77 या उसका ऊपर से मल्टीपल आ जाए। यानी अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है 78। तो 78 वर्क मेरा दोनों मिलकर काम कर रहा था। 78 वर्क अगर 26 से मल्टीप्लाई इधर किए तो 26 से मल्टीप्लाई हमको इधर भी करना पड़ेगा। मतलब मेरा हो जा रहा है 52 आवर। अब फ्रेंड देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, अब जो लास्ट का जो वर्क बचेगा ना, वो आपका जो काम को स्टार्टिंग करा है उसी की इफिशियंसी से काम करेगा। तो मेरा लास्ट का वर्क बच रहा है, देखिए 84 में से मेरा 78 वर्क हो गया, तो बचा 6 वर्क बच रहा है। तो 6 वर्क काम को आपका जो स्टार्टिंग करेगा ब्रिजेन, मतलब 7 की इफिशियंसी से काम करेगा। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं 52 आवर तो दोनों मिलकर काम करेगा, और जो 6 आवर जो वर्क बचा ना वो दोनों मिलकर काम करेगा ब्रिजेन और बल्लरी। मतलब लास्ट का काम आपका जो लास्ट 6 वर्क का काम आपका ब्रिजेन अकेले करेगा 7 की एफिशिएंसी से। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 52 से ही 6/7 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूछा इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। देखिए फ्रेंड, आपका 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट आपका 9, सम ऑफ डिजिट आपका 9 का मल्टीपल या उससे भाग देना चाहिए। तो यहाँ से आपका देखिए 9 3 12, देखिए 1 9 1 9 3 3 6, मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर देखिए ये 9 3 2 5 1 6, 6 बच रहा मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 9 7 8 9, फिर 3 बच रहा मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 3 2 5 3 8 1 9, मतलब पूरा पूरी आ रहा है 9/9, मतलब 9 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन नंबर D। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। ₹3000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब फ्रेंड देखिए, आपका 4 माही, देखिए फ्रेंड आपका अगर 4 माही के हिसाब से करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा और रेट डिक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा वो निकाल लेते हैं। टाइम इंक्रीज करने के लिए हम कर सकते हैं
12/4 करते तो मतलब मेरा 3 साल का इंक्रीज करेगा, मतलब मेरा टाइम मतलब न्यू टाइम हो जाएगा 3 ईयर। और अगर टाइम अगर मेरा 3 ईयर हुआ तो आपका रेट पर भी फ़र्क पड़ेगा, तो रेट आपका डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो रेट को हमें 3 से भाग देना होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रेट न्यू इक्वल टू 10%। अब फ्रेंड देखिए, जब आपको टाइम पता ही चल गया, रेट पता ही चल गया, आपको निकालना अमाउंट मतलब मिश्र धन, तो बस सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी 3000 इंटू 10 से 11 ये 1 साल का, फिर 10 से 11 ये 2 साल का, फिर 10 से 11 3 साल का। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 3 0 देखिए फ्रेंड, 3 फ्रेंड देखिए 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब फ्रेंड देखिए, आप इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 3 यानी ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। और ओवरऑल भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3993 इस क्वेश्चन के आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम नंबर ऑफ फैक्टर से इतना कि कितने गुणांक सम संख्या है, मतलब आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। फ्रेंड आपको मैंने बोला था इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपका जब भी बोले आपका 2 का पावर में जितना रहे, 2 का पावर में जो भी रहे, सबसे पहले तो आपको इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, तो प्राइम नंबर का पावर का ब्रेक सीरीज में है। सेकंड कंडीशन इसमें मैंने आपको बोला था कि 2 का पावर जितना भी रहे उसका पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी 2 का पावर 8 है तो यानी मेरा 8 हो जाएगा। और उससे उसके बाद जो भी मतलब ऑड प्राइम नंबर का पावर है उसमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 है तो ये 2 + 1 3, यहाँ कितना है 3 है तो 3 + 1 1 3, कितना है 5 है तो 5 + 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुना 3 गुना 4 गुना 6, कितना 8 या 24, 4 24 24 किसका होता है 576, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 576। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस है। हाँ तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाइम एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन आपका स्टेप से 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 लंबा पुल पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी थी। फ्रेंड आप लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है, तो देखिए फ्रेंड आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं ना, तो बस मैं इसी का यूज करूँगा। यहाँ से कितना है मेरा ट्रेन की लेंथ है आपका 465 ना, सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ है आपका 465 ना, प्लेटफॉर्म पूरे पुल है, और हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो उसको मैंने टी माना। यहाँ इस कितना सेकंड पर कितना किलोमीटर पर एक पर आवर से चल रही है 66, मगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में अगर मुझे हमें चेंज करना है तो हमें कितना 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 33। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 34 18 11 से 11 चौक 66, यहाँ से कितना 11, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना 121 गुना 5, 121 गुना 5 अगर हम करते हैं तो 5 कितना हो गया 12×5 = 60, मतलब यहाँ से मुझे 625 - 465 माइनस करना हुआ 0, सॉरी फ्रेंड यहाँ 12×5 = 60, यहाँ पर 60 होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 140 140 क्वेश्चन का 140 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है आपका फिजिक्स से। जब आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देते हैं। द्रव्यमान m और 9m के 2 निकाय गतिशील ऊर्जा के साथ हस्तांतरित हो रहे हैं उनके रैखिक संवेग का अनुपात। फ्रेंड देखिए संवेग मतलब होता है आपका मोमेंटम, मोमेंटम का अनुपात निकालने के लिए, और हमें देखिए गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी समान है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम के इक्वल टू के बोल सकते हैं। ई हमको दोनों का समान दिया हुआ है, और दोनों का एम ये है, तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो क्या होता है ½ होता है। यहाँ से हम वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं v1² / ½
9m इंटू V2²। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी हम यहाँ से V1² बाई V2² इक्वल टू 9/1, यानी हम V1/V2 का रेशियो 3:1 मेरा निकल गया। तो बस जब और फिर हमें मोमेंटम निकालना था। मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इसका है आपका। अगर मैं मोमेंटम निकालूँ, मतलब अब मैं P1/P2 निकालूँ, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी कितना मेरा दिया हुआ है? फर्स्ट वेलोसिटी दिया है आपका 1 बोल रहे हैं, फर्स्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 3। सेकंड होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास दिया है 9m, इसका वेलोसिटी कितना होता है 1। यहाँ से mm कैंसिल, यहाँ से हो जा रहा है मेरा 1/3, यानी इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा 1/3। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए आपका, ये निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 4, 5, 6, यही चीज़ आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए रहना चाहिए। और जो आपका परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका नॉन परफेक्ट रहेगा, वो उसका यूनिट डिजिट आपका रहेगा 2, 3, 7 और 8, जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 रहेगा अंत में, वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड देखिए, मेरा 2 है यानी नॉन परफेक्ट हो गया, यहाँ पे 8 है मेरा नॉन परफेक्ट हो गया, यूनिट डिजिट 3 है मेरा नॉन परफेक्ट हो जाएगा, और 5 है मतलब ही परफेक्ट स्क्वायर रूट मेरा यही होगा। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट में थोड़ा घुमाया है, नहीं तो ये क्वेश्चन सिंपल है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग। हाँ सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं रेशियो से सॉल्व करता हूँ। देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स और वाई की मेरी परसेंटेज कितना दिया हुआ है 3:8 है, जबकि वाई और जेड की परसेंट अनुपात मेरी कितनी है 4:5। तो यहाँ से मैं एक्स वाई जेड की कंबाइंड वैल्यू रेशियो निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी 8 करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा, यानी 3, 8, 10 मेरी एक्स वाई जेड की प्रजेंट रेशियो निकली। अब देखिए, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था। अब देखिए, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु। तो फ्रेंड देखिए, आपकी 2 वर्ष पहले की बात कर रही है, एक्स और वाई। तो देखिए, अगर हम यहाँ से जाते हैं 3x - 2/8x - 2 कितना अनुपात है आपका 1:3 था। तो बस यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, काम हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ से 9x - 8x, कितना हो जाएगा यहाँ से -2 + 6, यानी यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा -x = 4। मेरा x = 4 निकला, तो यहाँ से आप प्रेजेंट वैल्यू में सबका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 12, 8 × 32, 40। बस अब सबको ऐड करना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, 4, 3, 7, 7, 1, 8, मतलब 84 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन 2D पे आ गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, मैं आपको वर्ग होता है ना, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, और आपका पर इस साइड भी इक्वल होगा। आपका इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A²
आपका इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो इसका होता है 4a, और इसका डायगोनल आपको निकालना है तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आता है आपका a√2, और आपका डायगोनल और एरिया का आपका एक रिलेशन होता है d² बाई 2 इक्वल टू एरिया। इस कॉन्सेप्ट से भी एसएससी और रेलवे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्या है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। मतलब फ्रेंड देखिए, जो आपका एरिया है वर्ग का e², उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान का आधा है। मतलब इसका जो आपका डायगोनल है a√2, इसका आधे के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, मैं अगर ए कैंसिल हो जाता हूँ, यहाँ से मेरा बचेगा √2, मतलब मेरा आ रहा है a = 1/√2। तब कोई विकर्ण का संख्यात्मक मान, फ्रेंड देखिए आपका डायगोनल का वैल्यू निकालना है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए मैंने यहीं पे बताया था a√2। जब ए मेरा पता ही चल गया तो हमें बोथ साइड √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर a√2 से, इधर अगर √2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें √2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मेरा √2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यानी a√2 मेरा बच गया 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन रोम्बस, जिसको हिंदी में बोलते समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ गया। एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिधि क्या है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपको रोम्बस का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रोम्बस को ड्रॉ कर लिया, जिसकी देखिए स्क्वायर को लात मारने के बाद रोम्बस बनता है, यानी प्रत्येक साइड आपकी बराबर इक्वल होती है, ई बी ए। और जो आपकी जहाँ पे आपकी डायगोनल कट करती है वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है, और आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर भी करती है, मतलब बराबर बराबर में बांटती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और इसमें आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और इसका अगर आपका पेरीमीटर निकालना है तो आपका होता है 4a। और एक इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका फ्रेंड, आपको अगर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर इक्वल टू 4a², बस इतना ही आपको रिलेशन याद रखना है। अगर आप इतना रिलेशन याद रखते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते रोम्बस में। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डाटा जो क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व करता हूँ। बाइसेक्ट मैंने करा दिया है, 90 डिग्री पे कट भी कर रहा है। अब देखिए दोनों समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई, मतलब हमें डायगोनल टोटल 16 है तो 8 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी 8। अब देखिए 12 तो e6, तो ये भी 6 माने, मतलब हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं फ्रेंड। देखिए आपका 90 डिग्री पे कट कर ई आपका बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब हाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मेरा ये वैल्यू 6 रहा, ये वैल्यू 8 रहा, तो मैं पाइथागोरस की यूज करके ट्रिपलेट 6 8 10 होता है ना, तो बस अगर मैं इसका वैल्यू 10 निकला तो मेरा प्रत्येक साइड का वैल्यू 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि रोम्बस में इस साइड आर इक्वल, मतलब 10 गुना 4 इक्वल टू 40, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी फ्रेंड आपका सिंपल इंटरेस्ट। हाँ तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे है। एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, तो राशि का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए फ्रेंड आपका सिंपल ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है ना, तो बस यही तो करना ही है आपका। फ्रेंड देखिए 5 ईयर में आपका बढ़ के हो जा रहा है 457, फिर आपका 10 ईयर में इंक्रीज होकर आपका हो जा रहा है 574। तो ये देखिए फ्रेंड आपका अमाउंट में अगर आपका इंक्रीज होगा तो ये आपका ओवरऑल मतलब ब्याज पे इंक्रीज होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, मतलब 5 ईयर 5 ईयर का
इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 117 हो जाएगा। जब मुझे 5 ईयर का इंटरेस्ट पता चल गया, जब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो बस प्रिंसिपल इक्वल टू मेरा कितना है 5 ईयर का इंटरेस्ट 117, और यहाँ से मेरा इसका कितना बन रहा था अमाउंट 457। बस यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं P इक्वल टू 457 माइनस 117, यहाँ से 0 4 340, मतलब इस क्वेश्चन को हो जाएगा 340 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। जब आ ही गया है तो देखिए, ये बॉडमास को तो पता ही होगा आपका, इसी कॉन्सेप्ट पर यूज करके आपको सारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ से मेरा कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अब मुझे डिवाइड का काम करना है, मतलब यहाँ पे मेरा 3 बचा, यहाँ पे फिर मेरा इसका काम करना है, यहाँ पे मेरा 1 बचा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ओवरऑल बच रहा है 0.25। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इन अगर मैं 2 माइनस 0.25 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे यहाँ पे कितना बच रहा है 1.75। अब मुझे 4.5 से मुझे घटा देना है। यहाँ से 5 हो गया, 14 में से 7 हो गया, 3 में से 1 बचे 200, मतलब 2.75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे। ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को अकेले इसे करने में 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम को पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम करते हैं तो डी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर आवश्यकता होगी। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पेन डिफेक्टिव है। देखिए, ए इस काम को ख़त्म करा 11 दिन में, बी अकेले इस काम को ख़त्म करा कितना दिन में 16.5 दिन में। 16.5 को अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना 5 दूनी 10, ना 5 दिया 15, 5 दिया 15, मतलब ओवरऑल बच रहा है मेरा 33/2। अब फ्रेंड देखिए, ए सी के साथ मिलकर मतलब कितना ए बी और सी मिलकर काम को ख़त्म करके कितना दिन में 22 दिन में। 22 दिन में नहीं है आपका 5.5 दिन में। फाइव पॉइंट फाइव को मैं 55/10 लिख सकता हूँ, मतलब कितना हो जा रहा है आपका। हाँ फ्रेंड देखिए, आपका सी और डी इस काम को मिलकर ख़त्म कर रहा है आपका 22 दिन में। तो बस काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब सबका टोटल वर्क मान लीजिए, सबका मल्टीपल क्या हो जा रहा है, हाइस्ट मल्टीपल आपका 22 है। यानी मैं इसको टोटल वर्क मारता हूँ 66, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा मेरा, इसका एफिशिएंसी मेरा निकलेगा 6, इसका कितना यहाँ इसका 2, इसका कितना 6 दूनी 12, इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा 3, और मुझे निकालना है डी का निकालना है। तो फ्रेंड देखिए, आपका देखिए, आप यहाँ सब सी के वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके। तो 12 में से 8 घटाइए तो बचा 4, और देखिए सी प्लस डी का एफिशिएंसी आपका कितना है, आपका देखिए कहाँ गया, तो फ्रेंड देखिए आपका 4 बचा, और आपका सी प्लस डी की एफिशिएंसी आपका कितना है 3। ये आपका 4 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। तब डी का एफिशिएंसी सब निकाल लीजिए। डी का एफिशिएंसी यहाँ से हो रहा है 1, तो आपको डी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा 66/1, यानी इस क्वेश्चन को हो जाएगा 66 डे। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एवरेज से है। एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है, जबकि एकत्रित रूप से समूह की सभी 13 संख्याओं को 21 है। तो 8 अधिकतम संख्याओं का माध्य। मतलब फ्रेंड देखिए, 5 नंबर का एवरेज मेरा है आपका 19, 8 5 13, इसका हमें निकालना है एक्स, और टोटल मेरा ओवरऑल दिया है 21। तो बस एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। इस बार अगर ये बढ़ा तो नेक्स्ट बार आपका ये बड़ा होगा।
यानी x माइनस 21/5/8, यानी इसको मैं काटता हूँ तो 1/4, यानी मेरा ओवरऑल होता है 1x-21/5/4। अगर मैं इससे को अगर करता हूँ तो कितना बचेगा मेरा 1.25। अब इसको जोड़ दीजिए, 21 को अगर उधर लेके जाएंगे तो आपका बचेगा 22.25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22.25, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिक्स क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 200 रुपये की धनराशि को 1 साल के लिए योजना में निवेश किया गया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेश की गई, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई। और 200 रुपये की एक अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, तो परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज अधिक कितना होगा। फ्रेंड देखिए आपका प्रिंसिपल दोनों केस में आपका सेम दिया हुआ है। चलिए देखिए आपका प्रिंसिपल आपका दोनों केस में आपका सेम दिया हुआ है 200, मगर जब इसको एसआई में दिया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उस टाइम आपका रेट हो रहा है 10% फॉर 1 ईयर। अब सेकंड कंडीशन में आपका प्रिंसिपल तो आपका सेम है, मतलब पी आपका 200 ही है, मगर आपका 10% की वार्षिक दर से कितना अर्धवार्षिक, मतलब आपका रेट हाफ हो जाएगा 5%, तो टाइम आपका बढ़ जाएगा 2 ईयर। तो बस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं एसआई परसेंटेज निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 10 एक कम है 10%। यहाँ से अगर मैं सी परसेंटेज निकालता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 5 5 10 10.25। तो बस दोनों का आपका डिफरेंस ही तो निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकल रहा है मेरा 0.25। तो बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। 200/100 इंटू 0.25, 100/100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बच रहा है आपका, और आपका 50/100, 50/100 रुपया हो रहा है। अगर मैं इसको पैसा में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 पैसा। अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया। देखिए एक द्विघात समीकरण के दो मूल, आपका मतलब अल्फा ये दिया हुआ है, बीटा ये दिया हुआ है, समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड ये तो एकदम सिंपल हो गया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x-1/11 एक रूट, दूसरा मेरा क्या है x+1/9, बस 11x-1/9x+1 इक्वल टू यहाँ जीरो होता है ना फ्रेंड। तो आपका देखिए यहाँ 11 मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से, अन्य 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करता है, तो पूरी यात्रा की लगभग औसत गति, मतलब देखिए फ्रेंड आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपको याद रखना है एवरेज स्पीड इक्वल होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस इसी का कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड में। अब फ्रेंड देखिए जब आपका डिस्टेंस की बात करें तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, पहले 3 किलोमीटर चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब मुझे टोटल टाइम पता करना है, तो पहले 3 किलोमीटर 8 की स्पीड से चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर 3 की स्पीड से चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर 2 की स्पीड से चल रहा है, यानी मेरा ये 1 बचा। कितना यहाँ से 7 हो गया। अगर मैं यहाँ से अगर मैं LCM लूँ कितना हो जा रहा है 24, इधर से हो गया मेरा 9, 8 दूनी 16, यहाँ से कितना मेरा हो गया 24। तो फ्रेंड देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 गुना 24 भाई कितना 16 9 25 और 24 49 7 7 49। अगर मैं 24/7 को अगर मैं डिवाइड दूँ तो कितना बचेगा 7 21, मतलब 3.48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब फ्रेंड देखिए आई थिंक मैंने 18-20 क्वेश्चन जितने भी इस शिफ्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिया। अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छी लगे और आप लोग चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड को भी बोले कि इस चैनल के बारे में प्रीवियस ईयर यहाँ सॉल्व कराया जाता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को मेरे